नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं अपनी रेक्टिफायर की, कि रेक्टिफायर क्या होता है हमारा। A rectifier is an electrical device that converts alternating current which periodically reverse direction to direct current DC which flows in only one direction। तो सिंपल सी परिभाषा है रेक्टिफायर की, कि रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अब जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या होता है, पीरियडिकली रिवर्स डायरेक्शन, समय समय पर अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है। और जो डायरेक्ट करंट है वो ओनली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो वो जो हमारा एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, वो क्या है, रेक्टिफायर डिवाइस। अब हाफ वेव का क्या मतलब है, जो हमारी एसी इनपुट वेव फॉर्म होती है उसकी सिर्फ एक कंप्लीट साइकिल होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो एक हाफ साइकिल को ही पास होने देगा आउटपुट में, तो इसलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं, परिभाषा। ये तो रेक्टिफायर की देखी हमने, अब हाफ वेव रेक्टिफायर की देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट ओनली अलाउज हाफ साइकिल ऑफ द एसी वोल्टेज वेवफॉर्म टू पास। वही बात मैं इसने बोली यहाँ पर, कि सिर्फ हाफ वेवफॉर्म को पास होने देगा, ब्लॉकिंग द अदर हाफ साइकिल, अदर हाफ साइकिल को ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट हम डायग्राम में देखेंगे किस प्रकार से करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर आर यूज टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। तो जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है वो किस लिए यूज इस्तेमाल किया जाता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एंड ओनली रिक्वायर अ सिंगल डायोड टू कंस्ट्रक्ट, और इसको बनाने के लिए सिर्फ एक सिंगल डायोड, एक अकेला डायोड ही काफी है। ठीक है, वो कहते हैं ना अकेला सब पे भारी, तो अकेला डायोड ही काफी है इसके लिए। A half wave rectifier is the simplest form of rectifier available। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है रेक्टिफायर्स की। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें सबसे सिंपल जो हमारा रेक्टिफायर की बात करते हैं हम, तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसका सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का, जिसमें एक सिंगल डायोड लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लोड रजिस्टर लगा हुआ है, और ये हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या करेगा, यहाँ पर स्टेप डाउन करेगा हमारे जो एसी वोल्टेज है उसको। तो अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी एसी इनपुट वेवफॉर्म है ये यहाँ पर दर्शाई हुई है, जिसमें क्या है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, ये एक कंप्लीट साइकिल बनती है हमारी, इन दोनों को मिला करके। इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये एक ही हाफ साइकिल को पास होने देगा, दूसरी को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं डीसी आउटपुट मिलेगा हमें, किस प्रकार से मिला वो हम देखेंगे वर्किंग में भी। ठीक है, तो इसकी वर्किंग देखते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल the diode is forward bias making the current flow through the load resistor, while the during negative half cycle the diode is reverse biased and it stops to current flow through the load resistor। तो ये बात तो हम जानते हैं कि जो डायोड होता है वो कब कंडक्ट करता है, सिर्फ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, जो डायोड का एनोड टर्मिनल हो पॉजिटिव हो, जो कैथोड टर्मिनल हो वो नेगेटिव हो, मतलब पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट हो और नेगेटिव नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट हो, हमारा नेगेटिव टर्मिनल से। तो तब क्या होता है, हमारा जो डायोड होता है फॉरवर्ड बायस होता है। तो यहाँ पर जैसे हमारी सप्लाई है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट है। ओके, तो ये डायोड क्या हो गया, हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये फॉरवर्ड बायस होगा किस दौरान होगा, ये हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान। जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव में ये वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है हमारा डायोड का एनोड बोलते हैं इसको हम, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट है और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, तो डायोड क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स बायस हो जाएगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉरवर्ड बायस, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल रिवर्स बायस। तो जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है तभी कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायस कंडीशन में कंडक्ट नहीं करता। ये हम जानते हैं डायोड की वर्किंग से। अगर आपको डायोड के बारे में जानकारी नहीं है तो आप डायोड की वीडियोस भी देख सकते हैं, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है,
तो अब क्या होगा इस दौरान, सिंस द करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द लोड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसके दरमियान क्या होगा हमारा, इसके दौरान क्या होगा कि जो हमारा करंट है वो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ही फ्लो करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आउटपुट वोल्टेज हमारी जीरो रहेगी। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे हम, therefore for an AC voltage of the output, AC voltage, the output voltage of the half wave rectifier will be for an ideal diode। ये हम एक आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइडियल का मतलब क्या था, सर्वगुण संपन्न। जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं किसी भी चीज की तो उसको हम सर्वगुण संपन्न ही लेके चलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कंडीशंस में हमारी चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, तो हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं। तो जो V आउटपुट रहेगा, आउटपुट वोल्टेज रहेगी हमारी, DC आउटपुट वोल्टेज रहेगी, वो ड्यूरिंग 0 to T/2 टाइम, ये क्या टाइम को दर्शा रहा है हमारा, टाइम को। तो 0 से लेके T/2 टाइम के लिए जो हमारा आउटपुट है वो क्या रहेगा, Vm sin ओमेगा टी। ये Vm sin ओमेगा टी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हम सिनोसोइडल वेव फॉर्म ले रहे हैं, और सिनोसोइडल वेव फॉर्म को हम, सिनोसोइडल AC वेव फॉर्म है जो हमारी, उसको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं, Vm sin ओमेगा टी से। Vm का मतलब क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, और साइन ओमेगा टी हमारा, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टी टाइम, ठीक है। इस प्रकार से हम दर्शाते हैं सिग्नल को। तो सिंपल सी परिभाषा में अगर हम आपको बोलूं, तो जो हमारा ये सिग्नल है, ये सिग्नल है जो हमारा सिनुसोइडल सिग्नल है, कंप्लीट साइकिल, इसको हम दर्शाते हैं, ठीक है, Vm sin ओमेगा टी से, AC सिग्नल को, AC सिनुसोइडल सिग्नल को, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरिंग 0 to T/2, ड्यूरिंग 0 to T/2, 0 ये है, ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, और T/2 T ये है कंप्लीट साइकिल के लिए, और T/2 क्या है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो, ये 0 और ये वाला पॉइंट T/2, ये वाला पॉइंट T, ठीक है। तो 0 से T/2 के लिए जो हमारी साइकिल है वो क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड क्या कर रहा है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम कर रहा है, तो वो कंडक्ट करेगा करंट को, और लोड रजिस्टर के अक्रॉस हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी जो कि हाफ साइकिल मिलेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अगर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं मैं, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये जो हमारा सिग्नल है Vm sin ओमेगा टी, ये हमें किस दौरान मिला, 0 से T/2 के लिए। तो T/2 से T टाइम के लिए हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो 0 है, मतलब हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं T/2 ये वाला पॉइंट है, T/2, और ये वाला पॉइंट T है। तो इस दौरान क्या है, हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमें क्या है, आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिलेगी, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ वो हमें क्या कर रहा है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमें आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है, ये हम देख चुके हैं। जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है वो क्या है, पल्सेटिंग DC वोल्टेज है। पल्सेटिंग का क्या मतलब है, जो कि एक पीरियोडिकली तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है, कंप्लीटली स्मूथ DC आउटपुट वोल्टेज नहीं है, उसमें कुछ AC कंपोनेंट्स फिर भी रह गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये हमारी वर्किंग हो गई है, किस प्रकार से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता है, जो सिर्फ हाफ वेव को ही अलाउ करता है। अब इसकी कुछ कैलकुलेशन टर्म्स देखते हैं हम, वो किस प्रकार से काम करेंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये किस प्रकार से आई है हमारी, ठीक है। ये भी जरूरी है, आपका एग्जाम वगैरह आए तब भी लिखने के लिए, समझने के लिए भी। अब हम इसकी कैलकुलेशन टर्म्स देखते हैं वो किस प्रकार से तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैलकुलेशंस किस प्रकार, सबसे पहले टर्म है एवरेज आउटपुट वोल्टेज VDC, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम VDC से डिनोट करते हैं। DC का मतलब क्या है, DC वोल्टेज, एवरेज आउटपुट, जो आउटपुट में हमें एवरेज वोल्टेज मिलेगी, DC वोल्टेज मिलेगी, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द रेक्टिफाइड DC वोल्टेज ओवर अ फुल साइकिल। तो ये हमारी एक एवरेज वैल्यू होती है जो कि रेक्टिफाई होकर मिलती है हमें, AC से DC में कन्वर्ट होकर मिलती है एक पूरी कंप्लीट साइकिल के दौरान। फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर VDC, एवरेज DC आउटपुट वोल्टेज क्या किस प्रकार से रहेगी हमारी, इज इक्वल टू Vm/π, ठीक है। Vm क्या हमारी मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारी AC इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम वोल्टेज रहेगी वो हमारी Vm है, और जो हमारी कहते हैं पाई है वो हमारी पाई की वैल्यू रहेगी, ठीक है। वो पुट कर दोगे तो आप VDC आउटपुट वोल्टेज हमारी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज के लिए फॉर्मूला आप देखते हैं, रूट मीन स्क्वायर RMS आउटपुट वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ठीक है। अब ये होती क्या है,
दिस रेफर्स टू द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट रिमेनिंग इन द डीसी आउटपुट। तो ये क्या है, हमारे जो कुछ एसी कंपोनेंट हमारे हैं डीसी आउटपुट में रह जाते हैं, रिमेनिंग का मतलब क्या, रह जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वी आर एम एस वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमने देखा भी था, मैंने आपको बताया था ना कि वो पल्सेटिंग डीसी है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स एसी के रह जाते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमारे वीआरएमएस किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे हम, Vm/2। ठीक है, Vm क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज हमारी इनपुट एसी सिग्नल की, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वीआरएमएस कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है, रिपल फैक्टर। अब रिपल फैक्टर क्या होता है हमारा, उसको देखते हैं हम। रिपल फैक्टर को हम क्या कहते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। ओके, ये गामा का सिंबल हमारा। Ripple factor is the unwanted AC component remaining when converting the AC voltage waveform into DC waveform। तो जब हम AC इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म को DC में कन्वर्ट करते हैं, तो जब कुछ अनवांटेड, जो अनचाहे, जिसके हमें जरूरत नहीं है, जिसको हमने बोला था कि भाई तेरे को नहीं आना है, फिर भी वो रह जाते हैं, आ जाते हैं मना करने के बाद भी, तो वो क्या हमारे AC कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे DC आउटपुट वोल्टेज में रह जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिपल। ठीक है, even though we try our best to remove all AC components, there is still some amount of small amount left on the output side which pulsates the DC waveform। तो अगर हम अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हमारे जो एसी कंपोनेंट्स है नहीं रहे, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ मात्रा में, कुछ ना कुछ थोड़े से हमारे जो एसी कंपोनेंट्स है वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी आउटपुट डीसी वोल्टेज है वो क्या है, पल्सेटिंग होती है, फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, लेकिन पीरियोडिकली करती है, तो वो हमारे एसी को, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। ठीक है, दिस अनडिजायरेबल एसी कंपोनेंट इज कॉल्ड रिपल। तो इन अनडिजायरेबल, अनचाहे कंपोनेंट्स को, एसी कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। ठीक है, दिस मेजर्स द एसी वेरिएशन प्रेजेंट इन द डीसी आउटपुट। अब ये क्या मापता है, क्या कि जो हमारा डीसी आउटपुट हमें मिला रेक्टिफाई होकर, उसमें एसी की वेरिएशन कितनी प्रेजेंट है, इंडिकेटिंग इट्स स्मूथनेस, जिससे उसकी स्मूथनेस का पता चलता है डीसी आउटपुट का। इट इज कैलकुलेटेड एज, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, गामा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हमारा वीआरएमएस की वैल्यू हम कैलकुलेट करना देख चुके हैं, कैसे कैलकुलेट करें, डिवाइड में वीडीसी, एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज, दोनों का स्क्वायर माइनस में 1। ये करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी रिपल फैक्टर को। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। हम नेक्स्ट देखते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किस प्रकार से रहती है हमारी, द रेशियो ऑफ द डीसी पावर अवेलेबल एट द लोड टू द अप्लाइड इनपुट एसी पावर इज नोन एज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, जो रेशियो होता है हमारी डीसी पावर अवेलेबल, जो हमें आउटपुट में डीसी पावर मिली है लोड के अक्रॉस हमें, और जो हमारी अप्लाइड इनपुट एसी पावर थी, उसका दोनों का रेशियो कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिल जाएगी, कि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे से काम करता है। ठीक है, इसको ईटा से डिनोट करते हैं हम, मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज ईटा डीसी पावर आउटपुट एसी पावर इनपुट। यहाँ पर एसी पावर इनपुट आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या आएगा, एसी पावर इनपुट। यहाँ पर देख सकते हैं ना, अप्लाइड इनपुट एसी पावर, अप्लाइड इनपुट एसी पावर, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एसी पावर इनपुट। ठीक है, यहाँ पर इनपुट कर लीजिएगा, आउटपुट की जगह। तो पीडीसी अपॉन पीएसी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्या एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो 40.53% होती है, इसको आप 40.6 भी कर सकते हो ओवरऑल। ठीक है, तो इतनी हमारी 40% के करीब हमारी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी होती है, वो क्यों होती है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ देखेंगे तो सिर्फ हमें क्या हाफ साइकिल मिल रही है, तो 50% तो यहीं पर हो गई, 50% हमें मिल ही नहीं रही है कंप्लीट साइकिल से, और जो 10% गई है वो पल्सेटिंग एसी कंपोनेंट्स की वजह से चली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 40% होती है। अब हम फॉर्म फैक्टर की बात करें, फॉर्म फैक्टर क्या, हमारा फॉर्म फैक्टर को एफएफ से डिनोट करते हैं हम, इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन आरएमएस लोड वोल्टेज एंड एवरेज लोड वोल्टेज। तो जो रेशियो होता है हमारा आरएमएस वोल्टेज का, वीआरएमएस का और वीडीसी का, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। द फॉर्म फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज कैलकुलेटेड एज, तो इस प्रकार से हम फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पीक इनवर्स वोल्टेज, वो क्या होती है हमारी, पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज। पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द डायोड कैन विथस्टैंड ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन। ठीक है, तो जब हम डायोड का रिवर्स बायस करते हैं तो उस दौरान जो मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को वो सहन कर सकता है,
उसको उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, इफ अ वोल्टेज इज अप्लाइड मोर देन अ पीक इनवर्स वोल्टेज द डायोड विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे डायोड पे तो डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, ओके। 10 फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर पीक इनवर्स वोल्टेज क्या रहती है हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, वीएम। ठीक है, वीएम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। तो जो हमारी इनपुट एसी सिग्नल की मैक्सिमम वोल्टेज रहेगी वो हमारी पीक इनवर्स वोल्टेज रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो हमें कैलकुलेट करनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में। हमने वर्किंग हाफ वेव रेक्टिफायर की देख ली है, सब कुछ हम देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।